हेलो फ्रेंड्स, कोडिश एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे संघ राज्य क्षेत्र के बारे में कि कैसे क्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद अपनों ने सारे रियासतों के विलय के बारे में, नए राज्यों के गठन जैसे सब कुछ सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर लेती। कैसे 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बने, इन सभी के ऊपर अपनों ने देख लिया था। और जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इसके बाद वाले लेक्चर में अपन जो है आर्टिकल वाइज चर्चा कर लेंगे, कौन सा आर्टिकल में क्या दिया गया है, इसके ऊपर अपन आज देखने वाले हैं। तो लेक्चर में अंत तक बने रहिए, धन्यवाद। और बने रहिए, ये आशा करता हूँ कि आपको सारे आयाम इसके समझ में आ पाए। ठीक है, अपन कोशिश करेंगे कि लगभग सारे आर्टिकल आपको कवर हो सके और इनके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं उनके ऊपर भी अपन चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कूट में टाइप प्रश्न भी आ जाए कभी, तो आपकी गलत होने की संभावना कम से कम हो। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कौन से भाग में इसके बारे में चर्चा की गई, संघ और राज्य क्षेत्र के भाग 1 में कौन से आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक कहा गया है। कौन सा आर्टिकल से, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। तो आज ये वाला टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत, क्या कहा गया है, भारत यानी क्या, इंडिया, भारत यानी इंडिया, राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा। इसमें कहा गया है भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में आप सुन रहे होंगे कि इंडिया का जो नाम परिवर्तित करके भारत करने की सिफारिश जो है, इसके लिए अपन जो है ये वर्तमान गवर्नमेंट विधेयक लाने वाली, क्यों लाने वाली, क्या हुआ कि जो जितने भी अपने विपक्षी दल थे उन सभी ने मिलकर एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम पहले हुआ करता था यूपीए। किस नाम से हुआ करता था, यूपीए। उन्होंने संगठन का नाम परिवर्तित करके कर दिया INDIA, इंडिया। तो मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा हटो वहां से, हटो, क्या बोला, हटो वहां से, हटो, अब तुम्हारा पॉइंट खत्म करके हम क्या करने वाले, इंडिया करने वाले। हालांकि ये कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई ये भी समझ लो। इस ऐसे ही मतलब जनरल पर्पज से बता रहा हूँ कि जो अपने यहाँ अभी हाल फिलहाल में G20 की मीटिंग चल रही है, तो G20 की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो प्रेसिडेंट के नाम से एक इनविटेशन रिलीज किया गया। किस लिए किया गया था, उन सभी को जो है भारत मंडपम में जो है भोजन के लिए इनवाइट किया गया था। तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रयोग किया गया था शब्द का प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो इससे ये बात इतनी ज्यादा फैल गई है, तो मोदी जी ने क्या कहा, हटो वहां से, हटो। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि क्या होगा, भारत यानी इंडिया क्या हो। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, भारत यानी इंडिया क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। अब आप यहाँ देख रहे हो राज्यों का संघ शब्द, तो राज्यों का संघ शब्द से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले ये आता है दिमाग में। तो ये बात पूछी गई किससे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, कि राज्यों का संघ से क्या तात्पर्य, फेडरलिज्म से क्या तात्पर्य। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ राज्यों के संघ कहने से तात्पर्य मेरा यहाँ की इसमें ये प्रावधान तो है कि सभी राज्य मिलकर क्या करेंगे, केंद्र का निर्माण करेंगे। जैसा आप लोगों ने देखा था कि कैसे रियासतों का विलय ब्रिटिश जो ब्रिटिश शासित राज्य थे सभी ने मिलकर किसका निर्माण किया, भारत का निर्माण हुआ उन सभी से मिलकर। तो उन्होंने कहा कि जो राज्य है वो सभी मिलकर क्या निर्माण करेंगे, संघ या भारत का निर्माण तो करेंगे, पर राज्यों को ये स्वायत्ता नहीं होगी कि वो जो है केंद्र से अलग हो सके। संघ में क्या होता है, संघ में बेसिकली होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो स्टेट होते हैं मिलकर किसी एक सेंट्रल केंद्र का निर्माण करते हैं, और जब उनकी इच्छा हुई या उनकी आवश्यकता पूर्ति खत्म हुई वापस क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं और अपनी स्वायत्ता बहाल कर सकते हैं। हालांकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। भारत में क्या हुआ, राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण तो किया, पर राज्यों को भारत से पृथक होने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो है राज्यों का संघ कहा गया। इंडिया यानी भारत यानी इंडिया राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा। ठीक है, ये देख लिया आप लोगों ने राज्यों का संघ क्यों है। भारत नाम है, इंडिया नाम है, कितने नाम मिलते हैं ये पूछा जाता है बहुत सी एग्जामों में कि जो है भारत के संविधान में कितने नाम मिलते हैं, इंडिया ये 2 नाम मिलते हैं, भारत नाम मिलता है और एक कौन सा मिलता है, इंडिया नाम मिलता है। हाल फिलहाल में कभी अमेंडमेंट हुआ तो आगे देख लेंगे अपन,
बाकी अभी हाल फिलहाल में तो क्या है, ये याद रखो आपकी संविधान में कितने नाम देखने को मिलते हैं, 2 नाम देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है भारत और एक देखने को मिलता है इंडिया। तो भारत यानी इंडिया क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 2, अब इसी के अंतर्गत एक सब क्लोज आता है आर्टिकल 1.2। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि संघ राज्य क्षेत्र उसकी सीमाओं की जानकारी किससे मिलेगी, कितने संघ राज्य क्षेत्र। इसमें कहा गया संघ के जो राज्य क्षेत्र हैं, संघ के जो क्या है जितने भी राज्य क्षेत्र, उनकी सीमाओं के बारे में जानकारी किससे मिलेगी, आर्टिकल 1-2 से। मतलब जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की सीमा किससे निकल, उत्तर प्रदेश से, उधर राजस्थान से मिलती है, गुजरात से मिलती है, महाराष्ट्र से मिलती है, छत्तीसगढ़ से मिलती है। तो इसके बारे में जानकारी कैसे मालूम चलेगी, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र और उसके सभी सीमाओं की जानकारी अपने को आर्टिकल 1 से मिलेगी। ये किसमें कहा गया है, सब क्लोज 1 के सब क्लोज 2 में कहा गया है कि क्या, कि संघ राज्य क्षेत्र उसकी सीमाओं की जानकारी किससे मिलेगी, आर्टिकल 1 से मिलेगी। इस बारे में क्या कहा गया, इस बारे में कहा गया आर्टिकल 1 के सब क्लोज 2 में कहा गया। आर्टिकल 1 का ही एक सब क्लोज आता है, आर्टिकल 1 का सब क्लोज 3 है। तो इसमें क्या कहा गया, संघ के अंतर्गत 3 क्षेत्र शामिल होंगे। कितने, भारतीय जो संघ है उसके अंतर्गत कितने क्षेत्र शामिल होंगे, 3 क्षेत्र शामिल होंगे। 3 क्षेत्र में कौन कौन से शामिल होंगे, एक तो होंगे स्टेट जो राज्य, कितने हाल फिलहाल में अभी वर्तमान में 28 राज्य, और एक होगी यूटी यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश, ये शामिल होंगे। और एक आएगा भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र, भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र इसके अंदर शामिल होंगे। तो आर्टिकल 1 जो 1 के सब क्लोज 3 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 1 के सब क्लोज 3 में कहा गया है कि जो भारतीय संघ होगा उसमें 3 क्षेत्र सम्मिलित होंगे। कौन से, एक होगा अपना स्टेट, एक होंगे संघ राज्य क्षेत्र, और एक ऐसे क्षेत्र होंगे जो भविष्य में अर्जित किए जाने वाले हैं। तो वर्तमान में कितने स्टेट है, तो आपने देखा होगा 28 स्टेट, अपन पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद अपनों ने देखा कि कितने हैं यूनियन टेरिटरी जो है केंद्र शासित प्रदेश, ये यूनियन टेरिटरीज है, तो कितने 8 है, ठीक है। और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र है। तो ये अपना आर्टिकल 1 यहाँ कंप्लीट होता है। आर्टिकल 1 में क्या कहा है, भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। उसके बाद आर्टिकल 1 के सब क्लोज 2 में क्या कहा गया, आर्टिकल 1 के सब क्लोज 2 में कहा गया कि जो संघ है उसके राज्यों की सीमा की जानकारी किससे मिलेगी, आर्टिकल 1 से मिलेगी। और आर्टिकल 3 में कहा गया संघ में 3 क्षेत्र शामिल होंगे। कौन कौन से, एक होगा अपना स्टेट, दूसरा होगा यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा होगा भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये कुछ अपनों ने देख लिया आर्टिकल 1 में। अब इसके बाद देखते हैं अपन आर्टिकल 2 में क्या कहा गया। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया, आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद विधि बनाकर, क्या कौन बनाएगा विधि, ये अधिकार किसको, एकमात्र संसद को। राज्यों को इस टाइप का अधिकार नहीं है, तो किसका अधिकार है, संसद को। तो संसद क्या बनेगी, एक लॉ पास करके नए राज्यों का भारतीय संघ में क्या कर सकती, प्रवेश कर सकती। अब ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि नए राज्यों का गठन आर्टिकल 2 में दे रखा है, आर्टिकल 3 में दे रखा है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आर्टिकल 2 है, तो आर्टिकल 2 में ऐसे क्षेत्रों की बात की गई, कौन से ऐसे क्षेत्रों की बात की गई है जो भारत के जो है अभी वर्तमान में क्षेत्र में शामिल नहीं है। जैसे अपनों ने देखा था 1975 में, कौन सा 1975 में सिक्किम का अपनों ने देखा था 22वां राज्य बना था। चोंग्याल डायनेस्टी का शासन था, याद करो पिछला लेक्चर। तो चोंग्याल डायनेस्टी का जो शासन हुआ करता था, तो भारत में क्या हुआ करता था, बाहर हुआ करता था, भारतीय क्षेत्र में था, उस टाइम पे शामिल नहीं था। तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा, और 35वां 34वां और 35वां संविधान, 35वां और 36वां याद करो, ठीक है। तो ये देख लिया। तो इसमें आर्टिकल 2 में कहा गया कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों को क्या कर सकती है, भारतीय संघ में क्या कर सकती है, प्रवेश करा सकती है। मतलब ऐसे क्षेत्र जो भारत में शामिल नहीं है उनको भारतीय संघ में प्रवेश कौन सा आर्टिकल के तहत करवा सकती है, आर्टिकल 2 के तहत करवा सकती। अब हुआ क्या, एक विवाद चला। विवाद ऐसा था कि जो बांग्लादेश वाली जो बाउंड्री अपनी, किससे, भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है, उसके एक नदी बहती है वहां पे, उसका नाम है मोहरी नदी। कौन सा, मोहरी नदी। एक नदी बहती है जिसका नाम है मोहरी नदी, तो मोहरी रिवर, ठीक है। तो ये मोहरी रिवर बहती है, तो इससे क्या हुआ, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो गया, बाढ़ आ गई, तो बहुत सारे क्षेत्र बांग्लादेश के अपने भारत में आ गए और भारत के बांग्लादेश में चले गए। तो विवाद उठा कि क्या जो है भारत आर्टिकल 2 के तहत साधारण
जो है विधेयक, क्योंकि अपन आगे देखेंगे कि आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जो साधारण संविधान संशोधन विधेयक पारित करके जो है आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन करके शामिल किए। तो इसमें क्या कि जो भारतीय क्षेत्र अगर कोई सा है तो उसको किसी दूसरे अन्यत्र देश को या किसी दूसरी कंट्री को क्या कर सकते हैं अपन, ट्रांसफर साधारण जो है संशोधन विधेयक पारित करके कर सकते हैं। तो इस टाइम पे बहुत सारे वर्डिक्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर कोई क्षेत्र जो भारत का है और अगर किसी दूसरी कंट्री को अगर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 368 के तहत क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और ये संविधान संशोधन होगा आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत से। कौन से बहुमत से होगा, विशेष बहुमत से होगा। इसीलिए क्या करा होगा, आपने देखा होगा कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करा और जो है बांग्लादेश को अपने भारत के कुछ एरिया ट्रांसफर किए गए और बांग्लादेश से कुछ एरिया अपने भारत के अंतर्गत शामिल किए गए और भारत के कुछ एरिया बांग्लादेश को दिए गए। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों का भारतीय संघ में क्या कर सकती, प्रवेश कर सकती। अब नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश हुआ कैसे, तो पूरे विश्व में ऐसे कुछ 5 फिनोमिना चलते हैं। कौन से, एक चलता है अपना अभ्यर्पण, एक होती उपवृद्धि, एक होती आवेशन, एक होता है चिरभोग और एक होते युद्ध द्वारा। अपन समझेंगे कि क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं, 5 फिनोमिना चलते हैं। एक होता है अपना अभ्यर्पण, एक होती है अपनी उपवृद्धि, एक होता है अपना आवेशन, एक होता है अपना चिरभोग और एक होता है अपना युद्ध के द्वारा। ऐसे कुल कितने, 5 सिद्धांत चलते हैं पूरे वर्ल्ड में शामिल करने के लिए क्षेत्र। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होते हैं। तो अभ्यर्पण, अब बात करते हैं इन पे एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अभ्यर्पण के ऊपर देखते हैं कि अभ्यर्पण होता क्या है। तो अभ्यर्पण से तात्पर्य क्या होता है, कोई ऐसा क्षेत्र जो अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छा से भारतीय संघ में अपना विलय करना चाहे। जैसे अपने 1975 में देखा था कि जैसे सिक्किम में जो चुंग्याल डायनेस्टी थी उसके अधीन जो जनता थी वो क्या कर चाहती थी कि भारतीय संघ में जो है सिक्किम का विलय हो जाए। तो उन्होंने क्या कर लिया था, अभ्यर्पण, अपनी स्वेच्छा से जो भारतीय संघ में विलय करने को कहा था। तो इसलिए क्या उसको बोला जाता है अभ्यर्पण। तो अभ्यर्पण क्या होता है, देखा आपने कि अभ्यर्पण होता है कि जो कोई भी क्षेत्र अगर है तो अपनी स्वेच्छा से अगर भारतीय संघ में मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। तो किस सिद्धांत के तहत हो जाएगा, अपने अभ्यर्पण के द्वारा हो जाएगा। एक होती है उपवृद्धि, क्या होती है उपवृद्धि, जैसा कि अपनों ने इससे जस्ट पहले चर्चा करी कि मोहरी नदी वाला विवाद। तो जो प्राकृतिक कारणों से प्राकृतिक कारणों से अगर कोई क्षेत्र, उपवृद्धि का तात्पर्य होता है प्राकृतिक कारणों से अगर कोई क्षेत्र, कौन से कारण, प्राकृतिक कारणों से, अगर प्राकृतिक कारणों से कोई क्षेत्र भारत में सम्मिलित हो जाए तो उसको भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, उपवृद्धि। आवेशन, सबसे पहले तो देखा अभ्यर्पण, देखा अपनों ने अभ्यर्पण में क्या पढ़ा था अपनों ने कि अगर कोई जो है चाहे स्वेच्छा से अगर चाहे भारतीय संघ में मिलना तो मिल सकता है। दूसरा होता है अपना अभ्यर्पण देखेंगे इसके बाद। इससे पहले अपन उपवृद्धि देख चुके हैं। उपवृद्धि में क्या होता है, प्राकृतिक कारणों से क्या होता है, कौन से प्राकृतिक कारणों से यदि कोई क्षेत्र भारत में मिलना चाहे या मिल जाता है। जैसे मोहरी नदी विवाद अपनों ने देखा, 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देखा था। तो उपवृद्धि प्राकृतिक कारणों से अगर कोई क्षेत्र भारत में मिल जाता है तो उसको भारतीय संघ में शामिल कर सकते हैं इस टोट के द्वारा। तीसरा होता है अपना आवेशन। आवेशन से तात्पर्य होता है ऐसे क्षेत्र, कौन से, ऐसे, आवेशन से तात्पर्य क्या होता है, आवेशन से तात्पर्य होता है ऐसे क्षेत्र जिनका किसी दूसरी कंट्री का क्या उस पर अधिकार नहीं, किसका, दूसरी कंट्री का उस पर अधिकार नहीं। जैसे अगर अभी हाल फिलहाल में अपनों ने चंद्रयान लॉन्च करा और चंद्रयान में कौन से दक्षिणी ध्रुव पे अपनों ने चंद्रयान 3 को लैंड कराया। तो जो चंद्रयान 3 पे वहां पे अपना झंडा बुलंद कर दिया, तो वहां पे चंद्रमा पे किसी का अधिकार है क्या, नहीं है ना। तो ऐसे क्षेत्र, या अगर बात करो पृथ्वी पे ही तो अंटार्कटिका वाला रीजन हो गया। अंटार्कटिका महाद्वीप किसी देश के अधीन आता है, नहीं आता है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र जो किसी दूसरी कंट्री के अधीन नहीं आते हो, जैसे अंटार्कटिका हो गया अपना, चंद्रयान वाला जो चंद्रमा हो गया। तो ऐसे क्षेत्रों पे क्या कर सकता है भारत, अपना जो है अधिकार कर सकता है। कौन से इसके तहत कर सकता है, आवेशन के तहत कर सकता है। ठीक है, आवेशन समझ लिया कि ऐसे क्षेत्र जो किसी दूसरे राज्य के ना हो या दूसरी कंट्री का उस पर अधिकार ना हो, उनको आवेशन के तहत क्या कर सकता है भारत, अधिकार कर सकता है। एक आता है चौथे नंबर का अपना चिरभोग। चिरभोग से, भोग मतलब भोगना या उपयोग करना, चिर यानी लंबे समय से,
तो ऐसे क्षेत्र जिनको लंबे समय से भारत क्या करता आ रहा है, यूज करता आ रहा है, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, चीर भोग के नाम से। ऐसे क्षेत्र जो भारत लंबे समय से उपयोग करता आ रहा है, तो उसको उसी उपयोग चीर भोग के सिद्धांत के तहत भारत जो है लंबे समय से उपयोग करते आ रहे क्षेत्र को जो है भारत में सम्मिलित कर सकता है। इसके लिए कौन कौन से क्षेत्र हो जाएंगे, एक हो जाएगा अपना गोवा, एक हो जाएगा दादर एंड नागर हवेली, गोवा हो जाएगा, एक हो जाएगा दादर एंड नागर हवेली हो जाएगा। ऐसे कुल क्षेत्र, ये एग्जांपल के तौर पे बताया मैंने कि जैसे चीर भोग, जैसे पुर्तगीज थे, पुर्तगीज छोड़ के गए किसको, गोवा को फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाया 1997 में, फिर स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो गोवा को किस अधिनियम के, ये अपने कौन से सिद्धांत से मिलाया गया, तो आप क्या बोलोगे, चीर भोग के तहत मिलाया गया। और युद्ध के द्वारा, मतलब युद्ध से अटैक करके किसी भी राज्य को जीत सकता है। तो हालांकि वर्तमान में ये वाला जो प्रोविजन है युद्ध के द्वारा, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होता है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में कितने, 4 थ्योरीज लागू होती है। अभ्यर्पण से तात्पर्य होता है कोई भी राज्य अगर स्वेच्छा से अपना भारतीय संघ में विलय करना चाहे तो कर सकता है। दूसरा है उपवृद्धि। उपवृद्धि से क्या तात्पर्य, प्राकृतिक कारणों से। कौन से, प्राकृतिक कारणों से अगर कोई क्षेत्र भारत में सम्मिलित हो जाता है तो उपवृद्धि के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है उस क्षेत्र को। तीसरा है अभ्यर्पण। अभ्यर्पण मतलब ऐसा क्षेत्र जो किसी दूसरे राज्य के अधीन नहीं है, जैसे चंद्रयान अपनों ने लॉन्च करा चंद्रमा पे, अंटार्कटिका वाला रीजन हो गया। ऐसे क्षेत्र जो किसी दूसरे राज्य के अधिकार क्षेत्र में, उन पे भारत अपना अधिकार कर सकता है। और चीर भोग क्या है, लंबे समय तक ऐसे क्षेत्र जिनका अपन उपयोग करते आ रहे हैं उनको अपन चीर भोग वाले सिद्धांत के तहत क्या बना सकते हैं, भारतीय संघ में शामिल कर सकते हैं। कौन से हो जाएंगे रीजन, जैसे गोवा हो जाएगा, दादर एंड नागर हवेली, ये सारे रीजन हो जाएंगे। तो देखा अपनों ने आर्टिकल 1 देख लिया। आर्टिकल 2 में क्या देखा कि संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है, नए राज्यों का भारतीय संघ में कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। तो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 के ऊपर अपनों ने देख लिया कि क्या क्या प्रावधान थे। तो जैसा कि अपन आर्टिकल 2 के बारे में चर्चा कर चुके थे कि संसद जो है विधि बनाकर किसी नए राज्य का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है, या नए क्षेत्र का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है और नए राज्य का गठन कर सकती है। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि जो राज्य पहले से भारतीय क्षेत्र में अस्तित्व में है तो उनके बारे में आर्टिकल 3 में चर्चा की गई। तो आर्टिकल 3 में क्या कहा गया, आर्टिकल 3 में कहा गया है कि संसद जो है, एक मिनट, जो संसद है अपनी संसदीय विधि बनाकर किसी राज्य की, कोई भी राज्य, तो उसमें क्या कर सकती है, या तो उस राज्य से एक नए राज्य का गठन कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। जैसे नए राज्य का गठन कैसे, जैसे आपको पता होगा कि भारत जो है पहले मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एक स्टेट हुआ करते थे, पर 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश से किसको पृथक किया गया, छत्तीसगढ़ को पृथक किया। तो कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करके किया था, आर्टिकल 3 के प्रयोग का। तो मध्य प्रदेश पहले से अस्तित्व में था, उसे पृथक करके किसका गठन किया गया, छत्तीसगढ़ का। तो ऐसे राज्य जो पहले से अस्तित्व में है उनके बारे में आर्टिकल 3 में कहा है कि नए राज्यों का गठन कर सकती है। आर्टिकल 3 में एक और चीज कही, सीमा में परिवर्तन कर सकती। जैसे सीमा में परिवर्तन कैसे, कि मान लो जैसे अपना मध्य प्रदेश है, ये अपना मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश है अपना, तो मध्य प्रदेश के कितने, 2 जिले आपको पता होगा। जैसे ये मध्य प्रदेश है अपना, तो मध्य प्रदेश के कितने, 2 जिले यहाँ से, एक हो गया अपना झाबुआ और एक अलीराजपुर। तो झाबुआ और अलीराजपुर किससे सीमा साझा करते हैं, गुजरात से सीमा साझा करते हैं। तो आर्टिकल 3 का प्रयोग करके क्या करा, भारतीय संसद ने झाबुआ और अलीराजपुर को ट्रांसफर कर दिया किसमें, अपने गुजरात में। तो सीमा में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया, मध्य प्रदेश की सीमा में परिवर्तन हो गया। तो ये सीमा में परिवर्तन कौन सा आर्टिकल से, आर्टिकल 3 से कर सकते हैं। नाम में परिवर्तन किए जा सकते हैं। नाम में परिवर्तन कैसे, जैसे समय समय पर नाम, जैसे बम्बई का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, मुंबई कर दिया गया। इसी प्रकार आप देखोगे कि जो है अभी हाल फिलहाल में जो है केरला ने अपना नाम परिवर्तित करके केरलम करने की सिफारिश की है, किसकी, केरलम करने की सिफारिश की। तो ये संसद कौन से आर्टिकल से कर सकती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो आर्टिकल 3 का प्रयोग करके कर सकती। तो अब संसद एकाएक ऐसे तो पारित नहीं कर सकती है कि ऐसे आर्टिकल 3 का प्रयोग कर दिया और बोल दिया कि आज से जो है केरल तुम्हारा नाम केरलम हो जाएगा, बम्बई तुम्हारा नाम क्या से मुंबई हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आज से तुमसे छत्तीसगढ़ पृथक हो जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता है। इसकी एक पूरी एक प्रोसेस होती है। तो अपन क्या करेंगे, इस प्रोसेस के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले
सबसे पहले ऐसा कोई भी विधेयक अगर आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों के गठन, सीमा में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन से संबंधित होता है तो ऐसा विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से लाया जाता है। किससे? राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ऐसा कोई विधेयक लाया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ऐसा कोई विधेयक कहाँ लाया जाएगा? संसद में लाया जाएगा। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति जैसे ही मंजूरी देने से पहले क्या भेजेगा? उस स्टेट के पास भेजेगा। मान लो जैसे मध्य प्रदेश से कोई मामला है, छत्तीसगढ़ को पृथक करना है, तो उससे क्या, छत्तीसगढ़ को पृथक किया होगा तो मध्य प्रदेश के पास भेजा होगा। तो क्या करता है राष्ट्रपति? जैसे केरलम का नाम परिवर्तित करना है तो केरल के पास भेजा होगा। तो क्या करेगा राष्ट्रपति? कोई भी ऐसा विधेयक जिस स्टेट से संबंधित होगा उस स्टेट के पास भेजेगा। स्टेट की किसके? विधानसभा के पास भेजेगा। अब विधानसभा क्या करेगी? उस पर विचार मंथन करेगी। तो विचार या मंथन करके क्या देगी? राष्ट्रपति को कुछ सजेशंस देगी, सजेस्ट करेगी। अब ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी। मान लो उस टाइम पे छत्तीसगढ़ से पृथक करा तो मध्य प्रदेश विधानसभा ने बोला होगा कि हाँ भैया कर दीजिए पृथक, या बोला होगा नहीं करना है पृथक। तो जो भी सजेशन देगी वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है। क्या है? बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उन सिफारिशों को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। उसके बाद उन सिफारिशों को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। अगर सिफारिशों को उसने निगलेक्ट करके क्या करा, अगर पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, जो भी थी, उसने निगलेक्ट करके ऐसा जो है मंजूरी दे दी। अब मंजूरी के बाद ऐसा विधेयक कहाँ लाया जाएगा? संसद में लाया जाएगा। अब संसद में किस सदन में लाया जाएगा? तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में ही लाया जाएगा। तो ऐसा कोई भी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाएगा। और जो विधेयक होगा वो किससे? साधारण बहुमत से पारित होगा। साधारण बहुमत इन द सेंस, मान लो कि मतलब जैसे उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये विधेयक लाया गया उस टाइम पे राज्यसभा में कुल 100 लोग मौजूद थे। तो 100 लोगों में से जिसके पक्ष में ज्यादा वोट, मान लो कि 55 वोट जो है या 60 वोट किसके पक्ष में पड़ गए हाँ के पक्ष में, और 40 वोट ना के पक्ष में पड़ गए। तो क्या इस टाइप को साधारण बहुमत, मतलब जो भी पक्ष देने वाले, जो उस टाइम पे जो उपस्थित सदस्य हैं, कितने भी हो सकते हैं, उनमें से जो जिसके मत जो अधिकता में पड़े, मतलब मान लो पॉजिटिव में पड़े, नेगेटिव में, तो उस चीज को साधारण बहुमत के नाम से जाना जाता है। एक हो गया राज्यसभा में जाएगा। इसी प्रकार राज्यसभा लोकसभा से क्या होगा? ये पारित हो जाएगा। कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से। अब साधारण बहुमत से पारित होने के पश्चात ये कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? इसको सिग्नेचर देने के लिए बाध्य है, साइन करने के लिए क्या बाध्य है। क्यों बाध्य भैया? क्योंकि ये विधेयक ही राष्ट्रपति की क्या लाया गया? पूर्व मंजूरी से लाया गया। तो इसलिए राष्ट्रपति क्या करेगा? इस पे सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। तो क्या देखा आप लोगों ने प्रोसेस कि आर्टिकल 3 के तहत अगर किसी भी नए राज्य का गठन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, तो ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से लाया जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी देने से पहले क्या करेगा? उस स्टेट के पास भेजेगा, स्टेट का सजेशंस लेगा। स्टेट के जो सजेशंस है वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है? बिल्कुल बाध्य नहीं। सजेशंस देने के बाद क्या होगा? सजेशंस देने के बाद जो है वो राष्ट्रपति फिर विधेयक को जो है संसद में भेजेगा। संसद लोकसभा या राज्यसभा से साधारण बहुमत से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास जाएंगे। राष्ट्रपति इस पे परमिशन देने के लिए बाध्य है। और जैसे ही राष्ट्रपति की परमिशन मिली, ये क्या हो जाएगा? स्टेट सेपरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 के बारे में समझ लिया, पूरी प्रोसेस समझ ली कि संसद विधि बनाकर किसी राज्य के नए राज्य गठन, सीमा में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन कर सकती है। एग्जाम्पल से भी अपनों ने समझ लिया। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 में। तो आर्टिकल 4 में कुछ भी नहीं कहा गया है, बस ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 2 है और जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 2 और 3 से जो भी संशोधन किए जाएंगे, क्या आर्टिकल 2 और 3 में जो भी संशोधन किए जाएंगे वो संशोधन जो भी होंगे वो कैसे होंगे? साधारण बहुमत से होंगे। इसमें आर्टिकल 368 का प्रयोग किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? नहीं किया। इनको संविधान संशोधन नंबर दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या है? आर्टिकल 4 में कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से अगर संसद ऐसे कोई भी संशोधन करती है तो क्या है, ऐसे जो संशोधन हो वो साधारण बहुमत से होंगे, इन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।
आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इन्हें संविधान संशोधन नंबर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो ये सब किस में कहा गया, आर्टिकल 4 में कहा गया। तो ये अपनों ने देख लिया कि आर्टिकल 1 से 4 तक चर्चा कर ली अपनों ने कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, 2, 3, 4। जैसे आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, भारत ये यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अपनों ने समझा कि राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर अपनों ने देखा था। आर्टिकल 2 में देखा था कि जो है संसद क्या कर सकती है, नए जो है नए राज्यों का विधि बनाकर नए राज्यों का गठन कर सकती। आर्टिकल 2 में नए राज्यों के गठन से क्या तात्पर्य, ऐसे क्षेत्र जो पहले भारत के क्षेत्र नहीं थे उनको वहां से भारत में सम्मिलित करके फिर नए स्टेट बना सकते। तो कौन सा आर्टिकल से बनाएंगे, आर्टिकल 2 में। जैसे उदाहरण के लिए अपना सिक्किम वाला हो गया। उसके बाद आर्टिकल 3 देख लिया अपनों ने कि जो राज्य अभी अस्तित्व में उनसे नए राज्यों का गठन कर सकती, उनकी सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन आर्टिकल 3 से कर सकती। आर्टिकल 4 में अपनों ने देखा कि आर्टिकल 2 और 3 से जो संशोधन होंगे वो कौन से, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, जो संविधान संशोधन नंबर भी नहीं दिया जाएगा। ये विधेयक किससे, साधारण बहुमत से पारित होंगे। तो ऐसे करके अपनों ने आर्टिकल 1 से 4 तक भाग 1 के बारे में, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद वाला लेक्चर रहने वाला है अपना नागरिकता के ऊपर। तो अपन नागरिकता के ऊपर इसके बाद वाले लेक्चर में चर्चा करने वाले कि नागरिकता क्या होगी, कानूनी आधार पर व्यक्ति कितने प्रकार का हो सकता है, नागरिक, उसके बाद विदेशी देखेंगे अपन, राज्य विहीन व्यक्ति देखेंगे, शरणार्थी देखेंगे। नागरिकता कौन से भाग में देखने को मिलती, भाग 2 में 5 से 11 तक देखने को मिलती है। फिर अपन देखेंगे उसमें कि आर्टिकल 5 में क्या कहा गया, आर्टिकल 6 में क्या है, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते हुए 11 तक अपन एक एक आर्टिकल के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 11 में कहा गया कि संसद नागरिकता संबंधित कोई भी विधि बना सकती है। तो फिर उसके बाद देखेंगे अपन की संसद ने इससे लेकर कौन सी विधि बनाई है। जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 संसद ने इसको लेके बनाया। तो 1955 में कौन कौन से प्रावधान किए गए उनके ऊपर अपन डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि कौन जो है एक एक प्रोविजन के ऊपर की नागरिकता का अर्जन कैसे किया जा सकता है, नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। फिर देखेंगे 1955 के अधिनियम में कब कब संशोधन हुए, अभी तक 8 बार संशोधन हो चुके हैं, उन सभी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। फिर हाल फिलहाल में आर्टिकल जो है 1955 के जो अधिनियम था, नागरिकता जो अधिनियम था उसमें 2019 में भी संशोधन हुआ है। तो 2019 में क्या संशोधन हुए उसके ऊपर अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।